आप ये देखिए कि क्या गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाकई में अपमान किया है, और ये आरोप विपक्षी दलों के नेता लगा रहे हैं। उनका कहना है कि राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की है और इसके लिए उन्हें अपना इस्तीफा देना चाहिए, यह मांग की जा रही है। विपक्ष जिस 19 सेकंड के वीडियो के आधार पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है, उनसे माफी मांगने के लिए कह रहा है, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। सारे विवाद की जो जड़ है वो ये एक छोटा सा वीडियो है, पहले आप वो देखिए जिसे विपक्ष एक फुल टॉस बॉल की तरह ले रहा है, जिसे विपक्ष अपना बहुत बड़ा हथियार मान रहा है। ये रहा वो वीडियो। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना। विपक्षी नेता इस वीडियो को दिखाकर यह कह रहे हैं कि अगर भारत का संविधान एक ग्रंथ है तो डॉक्टर अंबेडकर एक भगवान है, और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके भगवान का अपमान किया है। इस मुद्दे पर आज राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें दिखाकर गृह मंत्री अमित शाह से उनका इस्तीफा मांगा। तो आज की ये तस्वीरें हैं। आज विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि मनुस्मृति मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ होना स्वाभाविक है, और अरविंद केजरीवाल ने भी इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है और उन्होंने दिल्ली में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आप आज उनका भी यह बयान सुनिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आज इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे करोड़ों करोड़ों वंचित आज जिंदा हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने उस संविधान में उन्हें जीने का और रहने का अधिकार दिया। जिस तरह से उन्होंने, अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूं। दिल्ली में कुछ ही समय के बाद चुनाव होना है और हर नेता की नजर इस समय दलित वोटर्स के ऊपर है। अब बड़ी बात यह है कि क्या वाकई गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। इसलिए अब इसका एक फैक्ट चेक करते हैं और आपको गृह मंत्री अमित शाह का वो पूरा बयान सुनवाते हैं जिसे असल में छोटा करके काट के विपक्ष ने लोगों के सामने रखा है। अब वो पूरा की पूरा बयान आप सुनिए। मेरी पूरी बात बहुत स्पष्टता के साथ, कोई कंफ्यूजन के बगैर राज्यसभा के रिकॉर्ड पर है। जिन्होंने जब तक सत्ता पर रहे आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वो लोग आज। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो,
सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना, और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। तो दोनों बयान हमने आपको दिखाए। एक छोटा वाला बयान जिसमें विपक्ष ये कहने की कोशिश कर रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया गया है, उनका मजाक उड़ाया गया है, और फिर पूरा बयान दोनों आपने देख लिए, और अब यह फैसला देश की जनता को करना चाहिए। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से ही यही साबित करने में लगे हैं कि भारत का संविधान खतरे में है, और अब अगर वो ये साबित कर देते हैं कि बीजेपी इस संविधान की रचना करने वाले डॉक्टर अंबेडकर का भी सम्मान नहीं करती, तो उनके लिए यह राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ी जीत होगी। और यही कारण है कि बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक होकर विपक्ष के सभी आरोपों का तुरंत जवाब दे रही है। देखिए, इससे पहले की भूमिका को आपको समझना पड़ेगा। जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तब कांग्रेस ने और विपक्ष ने एक ऐसा माहौल बनाया कि बीजेपी 400 सीट इसलिए मांग रही है क्योंकि इसके बाद वो संविधान को बदल देगी, और ये माहौल एक बन गया, एक अफवाह चारों तरफ फैल गई, जिसका चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ। और बीजेपी ये बात जानती है, जबकि बीजेपी ने कभी नहीं कहा था कि वो संविधान को बदलने वाली है। और अब बिल्कुल उसी तरह की बात हो रही है कि अब वैसे ही पूरे देश में एक माहौल बना दिया जाए कि पहले तो संविधान खतरे में था, और अब बीजेपी संविधान की रचना करने वाले डॉक्टर अंबेडकर की भी इज्जत नहीं करती। इसलिए बीजेपी इसे बहुत गंभीरता से ले रही है, और वो ये चाह रही है कि ये जो चिंगारी है, इससे पहले कि ये आग बन जाए, उसे पहले ही बुझा दिया जाए, और बीजेपी तुरंत बिना समय बर्बाद किए डैमेज कंट्रोल पर आ गई। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर 355 शब्दों का एक पोस्ट लिखा, एक के बाद एक 6 पोस्ट किए एक्स पर, और उन्होंने लिखा कि कांग्रेस अब डॉक्टर अंबेडकर पर नाटक कर रही है। पंडित नेहरू ने चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया था, उन्हें भारत रत्न देने से कांग्रेस ने इनकार किया था, और दलितों पर सबसे ज्यादा नरसंहार कांग्रेस के शासनकाल में ही हुए हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी ने आज लिखा,
और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का पूरा बचाव किया। यह बहुत बड़ी बात है कि एक विवाद हो और इस विवाद के कुछ घंटों के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पर ट्वीट करें, इस पर सोशल मीडिया पर इतना बड़ा पोस्ट लिखें। ऐसा बहुत कम हुआ है जब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने आरोपों का जवाब देने के लिए खुद सेम डे, पहले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। और आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर देश में झूठ फैलाने का आरोप लगाया, तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत इस पर सबसे पहले सोशल मीडिया पर लिखा। उसके बाद शाम होते होते गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ और अपने मंत्री परिषद के और 2 सीनियर मंत्रियों के साथ, अश्विनी वैष्णव के साथ और किरण रिजिजू के साथ खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और उन्होंने सारे आरोपों का जवाब दिया और फिर देश के सामने अपना स्पष्टीकरण दिया। मेरी पूरी बात बहुत स्पष्टता के साथ, कोई कंफ्यूजन के बगैर राज्यसभा के रिकॉर्ड पर है। जिन्होंने जब तक सत्ता पर रहे आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वो लोग आज बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं। तब फिर से एक बार चिर परिचित अपनी पुरानी नीति पर कांग्रेस आई है और उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। मैं पार्लियामेंट के बारे में बाहर जवाब नहीं दे सकता, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इसके सारे लीगल ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी तरासेगी। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं, वो सारी संभावनाओं को तराशकर भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। आज जितने नेता डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संविधान को खतरे में बताने की राजनीति करते हैं, उन्हें यह बात पता होनी चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर खुद इस संविधान को जलाने की बात कहते थे। 19 मार्च 1955 को राज्यसभा में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर से एक सांसद ने एक सवाल पूछा। उसने पूछा कि वो संविधान को जलाने की बात क्यों कहते हैं। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जैसे मंदिर में अगर राक्षस आ जाएं तो मंदिर को नष्ट करना आवश्यक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर संविधान का संचालन असुरों और राक्षसों के हाथ में आ जाए तो इस संविधान को आग लगाना ही बेहतर है। अब आप देख लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर के जीवित रहते हुए 1955 में अपने ही देश के संविधान के बारे में, जिस संविधान का निर्माण उन्होंने खुद किया था, उस संविधान के बारे में उनके विचार क्या थे। राज्यसभा में बहस चल रही थी और राज्यसभा का वो कागज, वो रिकॉर्ड मैं आज निकाल कर लाया हूं, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मेरे दोस्त का कहना है कि पिछली बार जब मैंने बात की थी तो मैंने कहा था कि मैं संविधान को जलाना चाहता हूं। खैर, जल्दी में मैंने कारण नहीं बताया था। अब जब मेरे दोस्त ने मुझे मौका दिया है तो मुझे लगता है कि मैं कारण बता दूं। कारण यह है कि हमने एक देवता के आने और रहने के लिए एक मंदिर बनाया, लेकिन इससे पहले कि भगवान को स्थापित किया जा सके, अगर शैतान ने उस मंदिर पर कब्जा कर लिया तो हम मंदिर को छोड़कर और क्या कर सकते थे। हमारा इरादा यह नहीं था कि यह असुरों द्वारा कब्जा कर लिया जाए। इसी तरह अगर संविधान का संचालन असुरों द्वारा किया जाएगा तो इसे जलाना ही ठीक होगा। अंग्रेजी में क्या, मैं आपको वो भी पढ़कर बताता हूं। वी बिल्ट अ टेम्पल फॉर अ गॉड टू कम इन एंड रिसाइड, बट बिफोर द गॉड कुड बी इंस्टॉल्ड, इफ द डेविल had taken possession of it, what else could we do except destroy the temple? We did not intend that it should be occupied by the asuras. We intended it to be occupied by the devas, यानी देवताओं का वास होना चाहिए था, और इसीलिए मैंने ये कहा कि अब इस संविधान को जला देना चाहिए। क्या आप सोच सकते हैं उनकी पीड़ा को? आप सोच सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर के दुख को, जब उन्होंने 1955 में राज्यसभा में यह बात कही होगी। 19 मार्च 1955 की यह बात है। डॉक्टर अंबेडकर, भारत के संविधान के निर्माता, जो ये कह रहे हैं कि इस संविधान के संचालन करने वाले जो लोग हैं वो असुर हैं।
और इसीलिए मैं कहता हूं कि अब इस संविधान को जला देना चाहिए। क्या तब उनका दर्द इस देश को समझ में नहीं आया? क्या यह उनका अपमान नहीं था? क्या यह उनके बनाए गए संविधान का अपमान नहीं था? अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री थे, लेकिन वर्ष 1951 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने हिंदू कोड बिल वापस लिया तो अंबेडकर ने विरोध में अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह बिल वर्ष 1951 में पेश हुआ था, जिसके तहत हिंदू धर्म में विवाह, संपत्ति के बंटवारे और महिलाओं को तलाक का अधिकार सुनिश्चित किया गया था। उस समय बहस इस बात पर थी कि केवल हिंदू धर्म के लोगों पर ही इस तरह का कानून क्यों थोपा जा रहा है। जब देश धर्मनिरपेक्ष है, सबके बराबर अधिकार हैं, तो मुसलमानों के लिए ऐसा कोई कानून या बिल क्यों नहीं लाया गया? सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों लाया गया? उन्हें रेगुलेट करने के लिए क्यों लाया गया? और यह सारी बहस देश के पहले लोकसभा चुनाव के समय हो रही थी। इसलिए पंडित नेहरू ने इस बिल को उस समय के लिए टाल दिया, जिससे नाराज होकर डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना शायद खुद पंडित नेहरू ने भी नहीं की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफे के लिए पंडित नेहरू को जो चिट्ठी लिखी उसमें 5 बड़ी महत्वपूर्ण बातें थी। इसलिए आज इस देश को डॉक्टर अंबेडकर का इस्तीफा भी पढ़ना चाहिए था कि उन्होंने कानून मंत्री के तौर पर जब अपना इस्तीफा भेजा तो उन्होंने क्या कहा। यह इस्तीफे की कॉपी है और बहुत लंबा पत्र था, ये कई पेजेस हैं इसमें पहली बात लिखी है, पंडित नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को एक काबिल नेता नहीं समझा और उन्हें कभी सरकार में बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी नहीं दी, यह लिखा है। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ एक बार किसी संसदीय समिति का हिस्सा बनाया गया और यह भी तब हुआ जब पंडित नेहरू इंग्लैंड के दौरे पर थे। यह पीछे से हो गया। इंग्लैंड से लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर को इस समिति से हटाने की कोशिशें भी हुई। तीसरी बात, पंडित नेहरू का सारा ध्यान भारत के मुसलमानों पर था और उन्होंने दलितों और आदिवासियों की कभी कोई चिंता नहीं की। चौथी बात इसमें लिखी है, जब डॉक्टर अंबेडकर ने पंडित नेहरू की अंतरिम सरकार से इस्तीफा दिया तो पंडित नेहरू ने संसद में यह बताया कि डॉक्टर अंबेडकर बीमारी के कारण सरकार से अलग हो रहे हैं, बीमारी के कारण इस्तीफा दे रहे हैं, जबकि यह झूठ था। और डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस पत्र में लिखा कि वो आखिरी इंसान होंगे जो अपनी बीमारी के लिए अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होंगे। आज मेरे हाथ में उनके इस्तीफे की वही कॉपी है और इसमें से एक आध अंश मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूं। तो आज सुनिए डॉक्टर अंबेडकर का कानून मंत्री के तौर पर इस्तीफा। देखिए क्या कह रहे हैं वो। मेरे समय में कई बार विभागों को एक मंत्री से दूसरे मंत्री को दिया गया। मुझे लगा कि मुझे उनमें से किसी एक मंत्रालय तो दिया जा सकता था, लेकिन मुझे हमेशा बाहर रखा गया। कई मंत्रियों को 2 या 3 विभाग दिए गए। मुझे अस्थायी रूप से पोर्टफोलियो रखने के काबिल भी नहीं समझा गया। यह समझना मुश्किल है कि मंत्रियों के बीच सरकारी कार्यों के वितरण के सिद्धांत क्या हैं, जिसका प्रधानमंत्री अनुसरण करते हैं। सरकार को हमेशा मुसलमानों की सुरक्षा की चिंता रहती है। प्रधानमंत्री का पूरा समय और ध्यान मुसलमानों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। लेकिन मैं जो जानना चाहता हूं कि क्या मुसलमान ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है? क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भारतीय ईसाइयों को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? यह मुद्दा उठा रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर अपने इस्तीफा देते समय। अब सोचिए, जब वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई अच्छा मंत्रालय नहीं दिया जा रहा, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, भेदभाव हो रहा है, मुझे ठीक से काम नहीं दिया जा रहा और उन्हें वो सिद्धांत समझ में नहीं आ रहे कि प्रधानमंत्री नेहरू किस सिद्धांत के आधार पर सरकारी काम मंत्रियों के बीच बांटते हैं, तो क्या अब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं है? और क्या उस समय इस देश के लोगों को डॉक्टर अंबेडकर का यह दर्द और यह अपमान दिखाई नहीं दिया? जब वो इस्तीफा देकर, निराश होकर, परेशान होकर नेहरू की कैबिनेट से चले गए। एक और कड़वा सच यह है कि पंडित नेहरू डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान नहीं करते थे और हमेशा उन्हें कम करके आंकते थे। पंडित नेहरू ने अपनी पुस्तक में बीसी राव जी के एक पत्र का जिक्र किया है और जो ये कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर सरकार से इस्तीफा देने का विचार बना रहे हैं और पंडित नेहरू को उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए। वो पत्र भी मैं लेकर आया हूं और पंडित नेहरू ने
वापस ये चिट्ठी लिखी जवाब देने के लिए और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इससे आप समझ सकते हैं कि पंडित नेहरू डॉक्टर अंबेडकर को न तो पसंद करते थे और ना ही उन्हें इतना महत्वपूर्ण समझते थे कि अगर वो उनके कैबिनेट से चले भी जाएं तो कोई फर्क पड़ेगा। इसलिए आज कांग्रेस से यह सवाल तो बनता ही है कि अगर वो डॉक्टर अंबेडकर को इतना ही अच्छा मानती है तो उन्हें उनके जीवित रहते हुए उनकी मृत्यु के 34 वर्षों तक भारत रत्न से सम्मानित क्यों नहीं किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का संविधान नहीं बनाया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वर्ष 1955 में ही भारत रत्न मिल गया था। उनके जीवित रहते हुए ही उन्हें भारत रत्न दे दिया गया। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी वर्ष 1971 में उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को यह पुरस्कार उनकी मृत्यु के 34 वर्षों के बाद तब मिला जब देश में वीपी सिंह की सरकार आई और वीपी सिंह को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। उस समय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारत की राष्ट्रीय राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर का महत्व क्या शुरू से ऐसा ही था? तो अब आप सोचिए, 1950 के दशक से लेकर 1970 चला गया, 1980 चला गया, 1990 में उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। तब तक राष्ट्रीय पटल पर और राष्ट्र की राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर का स्थान कहां था? डॉक्टर अंबेडकर कहां खोए हुए थे? और डॉक्टर अंबेडकर के महत्व को सबसे पहले इस देश में कब पहचाना गया? तो यह बात है 1984 से लेकर 1990 की। और इससे पहले डॉक्टर अंबेडकर का महत्व सिर्फ महाराष्ट्र यानी एक राज्य तक सीमित था। लेकिन जब देश में मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई, उत्तर प्रदेश में काशीराम ने वर्ष 1984 में दलितों को इकट्ठा करके डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर पहली बार एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था बहुजन समाज पार्टी। तो जो टर्निंग पॉइंट है वो है 1984, जब काशीराम ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बीएसपी का गठन किया। बीएसपी दलितों की पार्टी बनी और वहां से उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को एक भगवान का दर्जा देना शुरू किया। यह वो समय था जहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्तर भारत के राज्यों में दलितों की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए और उन्हें यह बताया गया कि आज अगर दलितों को नौकरियों में, कॉलेजों में, समाज में आरक्षण मिल रहा है, समाज में एक स्थान मिल रहा है, तो इसका श्रेय असल में डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। यह सिलसिला शुरू हुआ 1984 से और उसका श्रेय जाता है काशीराम जी को। वर्ष 1990 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया और डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न का पुरस्कार दिया, तब इससे देश की राष्ट्रीय राजनीति में पंडित नेहरू और महात्मा गांधी की तरह डॉक्टर अंबेडकर का महत्व बढ़ गया। पहले पंडित नेहरू और महात्मा गांधी की फोटो लगती थी, उसके साथ एक फोटो और लगी और वो थी डॉक्टर अंबेडकर की। और खास तौर पर क्षेत्रीय पार्टियों ने, क्षेत्रीय नेताओं ने अपने अपने राज्यों के दलित वोटों को साधने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति करनी शुरू कर दी, वरना 1984 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। देश में डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक न्याय का मॉडल वंचित और शोषित समाज में लोकप्रिय होने लगा और यही कारण है कि आज भारत की राजनीति में पंडित नेहरू से ज्यादा डॉक्टर अंबेडकर का नाम प्रासंगिक है। पंडित नेहरू का नाम लेकर आप वोट नहीं ले सकते, लेकिन आज डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर आप करोड़ों वोट ले सकते हैं, सरकारें बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर को दलित समुदाय अपना भगवान मानता है। उनके नाम पर वो किसी को भी वोट दे सकता है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टर अंबेडकर के इस सामाजिक न्याय के मॉडल के खिलाफ हैं? क्या ये जो आरोप लग रहा है डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का, क्या ये प्रधानमंत्री मोदी पर फिट बैठता है? क्या ये संभव भी है? आरोप सबसे पहले तो लगा है गृह मंत्री अमित शाह पर, लेकिन अमित शाह से ऊपर एक और व्यक्ति बैठा है, वो है प्रधानमंत्री मोदी। क्या ये आरोप उन पर बैठता है? भारतीय जनसंघ के विघटन के बाद जब बीजेपी का गठन हुआ, तब बीजेपी की विचारधारा में सामाजिक न्याय इतना महत्वपूर्ण नहीं था। बीजेपी की विचारधारा में डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा निहित नहीं थी। लेकिन जब बीजेपी का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी के पास आया, जब से प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप में आए, जब से बीजेपी उनके आसपास घूमना शुरू हुई, तब से
सामाजिक न्याय की राजनीति और डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक मॉडल को प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बीजेपी में लेकर आए। और आज बीजेपी सामाजिक न्याय की बात करने वाली सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी इस सामाजिक न्याय की राजनीति की बात करने वाले भारत के सबसे बड़े नेता इस समय हैं। और इसलिए आज इस बात का गले से उतरना मुश्किल है कि जो प्रधानमंत्री खुद बीजेपी में अंबेडकर के सामाजिक न्याय का सिद्धांत लेकर आए, जो आरक्षण को बीजेपी की विचारधारा में लेकर आए, जो दलितों को और पिछड़ों को बीजेपी के साथ जोड़ते हुए आ रहे हैं 10 साल में अपनी एक नई राजनीति के तहत, क्या वो डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ हो सकते हैं? तो ये जो आरोप है, ये प्रधानमंत्री मोदी पर तो बिल्कुल कहीं से फिट नहीं बैठता, क्योंकि सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पोस्टर बॉय वो खुद हैं। और डॉक्टर अंबेडकर की जो विचारधारा है, उसका बीजेपी की विचारधारा में मिश्रण करने वाले वो पहले नेता हैं। कई बार राजनीति में मुद्दों के साथ टाइमिंग भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक जमाने में जब वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के संविधान की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बना दी थी, एक पैनल बना दिया था, तब इस देश में चर्चा तक नहीं हुई। तब किसी ने नहीं कहा कि संविधान खतरे में है। आप सोचिए, वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने संविधान की समीक्षा के लिए एक पैनल बना दिया था, यानी वो संविधान की समीक्षा करना चाहते थे, लेकिन उस समय किसी को संविधान खतरे में नजर नहीं आया। यही सारे विपक्षी दल थे, तब कांग्रेस थी, तब कांग्रेस ने क्यों नहीं कहा कि संविधान खतरे में है। लेकिन अब अचानक से यह मुद्दा उठ रहा है। सरकार बार बार कह रही है कि वो संविधान की सबसे बड़ी रक्षक है, संविधान को बदला नहीं जाएगा। तब भी संविधान को बदलने का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। और आज क्षेत्रीय राजनीति के लिए भी डॉक्टर अंबेडकर का यह मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी से लेकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है। इससे उनके दो फायदे हैं। पहला, महाराष्ट्र में भी और दिल्ली में भी दलितों की संख्या अच्छी खासी है। दिल्ली में तो अब चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र में भी दलितों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो पहली बात तो ये कि अगर डॉक्टर अंबेडकर की बात करेंगे तो दलित उनके साथ आ जाएंगे, ऐसा नेताओं को लगता है। और दूसरा, ये सारे नेता गृह मंत्री अमित शाह से परेशान हैं, उनकी सख्ती से परेशान हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अगर इस मुद्दे की आड़ में लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह को कमजोर कर दिया जाए, उन पर इस्तीफे का दबाव डाल दिया जाए, तो यह भी अपने आप में काफी राहत मिल जाएगी विपक्ष के नेताओं को। जिस तरीके से उन्होंने कहा है, मैंने दिखा है ना, अंबेडकर 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 फैशन हुआ है। इसमें काटने की बात क्या है? इतने बार अगर आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म में आपको पुण्य मिल जाता, स्वर्ग में स्थान। इसमें काटने की क्या बात है? और आपको क्या दिखाना है? प्रधानमंत्री से कोई मांग करेंगे? मैं प्रधानमंत्री से मांग, मैं कौन होता हूं करने वाला? लेकिन मैं तो यही चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री जी अब इनके ऊपर कुछ कार्रवाई करने वाले हैं, या खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था अमित शाह को ये कहने के लिए? ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब जब कुछ हो रहा है, इतना राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, ऐसे में बीएसपी अध्यक्ष मायावती कहां पर है? बीएसपी का क्या विचार है इसके बारे में, और मायावती का क्या विचार है? तो मायावती ने समय लिया, बिल्कुल तुरंत इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन शाम को जब उनका विचार इस पर आया, उनकी प्रतिक्रिया आई, तो आज उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही घेरने की कोशिश की। और उन्होंने एक ऐसी भूमिका निभाई है जैसे ये एक क्रिकेट मैच चल रहा है, जिसमें एक तरफ बीजेपी की टीम है, दूसरी तरफ विपक्ष की टीम है, और मायावती एक अंपायर की तरह बीच में खड़ी हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना बयान लिखा कि कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय इनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं, उनसे पार्टी को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन दलितों और उपेक्षितों के लिए एकमात्र भगवान केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले, वो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया। कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियों का दलितों के प्रति प्रेम विशुद्ध छलावा है, ऐसा मायावती ने लिखा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
डॉक्टर BR अंबेडकर आज अगर देखते होंगे कहीं ऊपर से कि उनके अपमान को लेकर कैसी राजनीति चल रही है, तो आज बहुत दुखी होते होंगे, क्योंकि अगर अपमान की बात करनी है तो फिर 1950 से लेकर अब तक उनके कितनी बार अपमान हुए हैं, कितनी बार उपेक्षा हुई है, वो सारे अपमानों का हिसाब किताब करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक दिन, एक 14 सेकंड के बयान को लेकर उनके अपमान को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जाए। हमारे देश में जो दलित हैं वो समझदार हैं, वो जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। ये बाकी का जो फैसला है ये हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं और इस देश के लोगों पर छोड़ते हैं। आपको संभल में मंदिर चोरी के बाद बिजली चोरी की नई तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक सांसद का बिजली का खर्च 0 यूनिट है, जबकि एक आम आदमी का बिजली का बिल हजारों रुपए में होता है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, उनके पिता ममलूक उर रहमान बर्क और उनके दादा यानी पूर्व सांसद शफीक उर रहमान बर्क के नाम पर आने वाले बिजली के बिल की रीडिंग जरा आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, जो महीनों गुजर जाने के बाद भी ये रीडिंग बदलती नहीं और सांसद महोदय का बिजली का खर्च हर महीने 0 रहता है और उन्होंने जो बिजली खर्च की है वो भी 0 यूनिट है। जबकि जियाउर रहमान बर्क ने इस बार के चुनावी घोषणा पत्र में अपनी संपत्ति 1,90,00,000 रुपए दिखाई है, यानी जिसकी संपत्ति 1,90,00,000 की हो, क्या आप मान सकते हैं कि वो घर में एक पंखा नहीं चलाता होगा, उसके घर में एक बल्ब नहीं होगा, उसका जो पूरा महीने का बिल है वो 0 होगा और वो एक भी यूनिट बिजली का इस्तेमाल नहीं करता होगा। आपने एक सांसद का 0 यूनिट वाला बिजली का खर्च देख लिया, अब आपको संभल के आम लोगों के घर का बिजली का खर्च दिखाते हैं। ये लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन अपने इलाके के सांसद से ज्यादा बिजली का बिल चुकाते हैं। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 3 से 4 सदस्य हैं बस। अच्छा, ये जो आपके हाथ में जो ये बिल है, ये कौन से महीने का बिल है और कितने रुपए का बिल है? ये 830 रुपए का है, अगस्त का है। अच्छा जी। तो आपका कितना यूज होता है घर में बिजली का? ज्यादा यूज नहीं होता सर, बस यही मीटर का ही होता है, लाइट है और क्या नाम लेते हैं, फ्रिज वगैरह है बस, और तो कुछ नहीं है हमारे। जी। 830 रुपए का बिल है। जी बिल्कुल। तो क्या ये बिल इसी तरीके से आता है हर महीने या ज्यादा भी हो जाता है? ज्यादा भी हो जाता है और क्या नाम लेते हैं, कितने रुपए तक आ जाता है? जैसे 1000, गर्मियों के महीने में 1100, 1000, 1500 इतना भी हो जाता है, ज्यादा भी हो जाता है। तो सांसद महोदय का बिजली का बिल है 0, एक भी यूनिट का खर्चा नहीं है पूरे महीने का, लेकिन जो गरीब जनता है वो हजारों में अपने बिजली का बिल दे रही है।